अभी भी पूरी रोशनी है, रात के 9 बजे भी। सनसेट के पहले, सनसेट के टाइम, सनसेट के बाद पूरे शहर में मेला लगा हुआ है। ऐसा फील हो रहा है कि सेंचुरी पहले के टाइम में पहुंच चुके हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत से आज मैं सफर पर निकल रहा हूं, एक ऐसे देश के जिसने डेमोक्रेसी, ओलंपिक गेम्स, फिलॉसफी और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की नींव रखी। फिलहाल कुछ ऐसे नज़ारे हैं। ग्रीस एक ऐसा अनोखा देश जिसकी हजारों साल पुराना इतिहास और विरासत ने पूरी दुनिया को बदल दिया। माना जाता है कि इसी देश ने भारत को उसका इंग्लिश नेम इंडिया भी दिया, जिससे दुनिया भर में इंडिया नेम प्रचलित हुआ। मास्टर इंडिया बाजार, अच्छा ढाका शॉप भी है, ढाका मिनी मार्केट। अभी हीट वेव चल रही है ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में, ग्रीस में भी 4 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग। और सबसे दिलचस्प बात, भारत और ग्रीस के रिश्ते 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और हमारे देश में ऐसी सारी चीजें भरी हुई हैं, लेकिन तो अपने पार्टी के, अपने नेताओं की। हमारा देश अच्छा हो, खराब हो, कैसा हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए पोस्टकार्ड वाला नहीं, असली ग्रीस एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु और आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में और एक नए सीरीज में। आज मैं जा रहा हूँ ग्रीस, जो कि लोकेटेड है साउथ ईस्ट यूरोप के सदर्न टिप पे, बॉर्डर्ड बाय अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, बुल्गारिया एंड टर्की, जो कि पूरे दुनिया की मोस्ट विजिटेड कंट्री में अराउंड 10th नंबर पे आती है। इंडिया के बगल पाकिस्तान, उसके बगल ईरान और टर्की, और उसके बगल लोकेटेड है ग्रीस। तो इसके पहले के वीडियोस और सीरीज में आप लोगों ने देखा कि मैं साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन ट्रैवल करके वापस इंडिया आ गया था, और कोलंबिया की कुछ वीडियोस बची थी जिसको मैंने इस सीरीज़ के पहले अपलोड कर दी थी। तो अभी फ़िलहाल मैं न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी से लगभग 2 घंटे के बाद मेरी इंडिया से ग्रीस की डायरेक्ट फ़्लाइट है, जो कि है इंडिगो एयरलाइन की। आप लोगों को याद हो, लास्ट ईयर मैंने फ्रांस से शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था, जिसमें मुझे 1 साल का शेंगन वीज़ा मिला था। तो वो अभी भी वैलिड है और मैं ग्रीस उस शेंगन वीज़ा से ही जा रहा हूँ। मेरी ये नॉन स्टॉप दिल्ली से ग्रीस की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी एथेंस की 8 घंटे की फ़्लाइट है, जो कि मुझे पड़ी है अराउंड 20,000 इंडियन रुपीज़ की। सो गाइस, मैंने इंडिगो में अपना चेक इन कर लिया। मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, और विदिन 1 मिनट मुझे बोर्डिंग पास दे दिया है। इंडिगो प्राइवेट एयरलाइन के बोर्डिंग पास में भी मोदी जी की फ़ोटो प्रिंटेड है, आप लोग देख सकते हो। इंडिया ने आज से लगभग 1 साल पहले फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन लॉन्च किया है, जिसमें आप क्विकली इमिग्रेशन से पास हो सकते हो बिना स्टैंपिंग के। तो मैंने 1 साल पहले ही इसमें रजिस्टर कर लिया था, लेकिन कभी मैंने यूज़ नहीं किया। तो आज मैं सिक्योरिटी के बाद फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के थ्रू क्रॉस करने वाला हूँ इमिग्रेशन को, जिसमें मेरे पासपोर्ट में कोई स्टैंपिंग नहीं होगी। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे पीछे तरफ तो ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चेक इन इमिग्रेशन है। अब मैं आ चुका हूँ ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन पे। चलते हैं फिर। सो गाइस, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन में मेरा इमिग्रेशन हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैसल फ्री था। मुश्किल से कुछ सेकंड्स लगे होंगे। पिछले काफ़ी टाइम से ज़्यादातर जो मुझे फ़्लाइट मिल रही है लॉन्ग डिस्टेंस की, वो या तो मिडनाइट की मिल रही है या अर्ली मॉर्निंग मिल रही है। आज भी पूरी रात ख़राब हो गई, पूरी रात सो नहीं पाया, मिडनाइट एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ा। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। अब 8 घंटे की फ़्लाइट में सोऊंगा। ग्रीस काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहा था जाने के लिए, लेकिन कभी वैसा मौका बन नहीं पाया। काफ़ी पुरानी विश लिस्ट थी ग्रीस जाने की, आज फाइनली जा रहा हूँ। सो गाइस, फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब चलिए करते हैं अपनी ये 8 घंटे की डायरेक्ट एथेंस की फ़्लाइट को। सो गाइस, इंडिया से फ्लाई करने के 8 घंटे के बाद और लगभग 5000 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं पहुंच चुका हूं ग्रीस। अभी भी मैं ग्रीस के कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी एथेंस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूं। इंडिया में मेरे पासपोर्ट पे कोई भी एग्जिट स्टैंप नहीं है, और अब शेंगन में, यूरोप में भी नया रूल आ गया है कि इन लोग अब स्टैंपिंग करना ऑलमोस्ट बंद कर दिए हैं। तो यहाँ ग्रीस में एंट्री पर भी मेरे पासपोर्ट पे कोई भी एंट्री स्टैंप नहीं है। मेरी सारी एंट्री एंड एग्जिट इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है, और मेरे पासपोर्ट पे उसका कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं है कि मैं कहाँ से कहाँ गया।
आप लोगों का स्वागत है मेरी कंट्री नंबर 101 में। ग्रीस भी शेंगन का पार्ट है, तो मैं अभी शेंगन जोन के अंदर आ चुका हूँ और कोई भी शेंगन कंट्री जा सकता हूँ अपने शेंगन वीज़ा से। इंडिगो की जो फ़्लाइट थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़्लाइट थी और पूरी फुल थी। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं इंडियन एयरलाइन से ट्रैवल किया और आई थिंक पहली बार इतनी बड़ी और इतना लंबा डिस्टेंस मैंने इंडियन एयरलाइन के साथ ट्रैवल किया। और फ़्लाइट में ना आई थिंक 5% के आसपास फॉरेनर्स होंगे, नॉन इंडियंस होंगे और 95% के आसपास पैसेंजर्स इंडियंस थे। आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले इतने सालों में इतनी सारी मैंने इंटरनेशनल एयरलाइंस ली अलग अलग कंट्रीज़ की। फ़्लाइट के अंदर एक बार आप चले जाओ तो कोई बात नहीं करता है, कोई कुछ बोलता नहीं है, ऑलमोस्ट एकदम साइलेंस रहता है फ़्लाइट के अंदर। लेकिन इस बार क्या हुआ, मुझे इतना गंदा फील हो रहा था पूरे 8 घंटे की जर्नी में कि हर जगह लाउड म्यूज़िक लोग चला रहे हैं, बजा रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, चिल्ला के बात कर रहे हैं। कोई कहीं भी आ रहा है, जा रहा है, चल रहा है, वॉक कर रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक इंटरनेशनल फ़्लाइट के अंदर नहीं, कोई लोकल बस के अंदर बैठा हुआ हूँ इंडिया में। एम्बियंस देख के, एनवायरनमेंट देख के, हर तरफ से आप जो कुछ भी आप सोच सकते हो एक बस के अंदर होता है, वैसा फील आ रहा था मुझे। काफ़ी बुरा फील हो रहा था। जब मैं इमिग्रेशन पे पहुंचा ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद 2-3 एयरलाइन साथ में अराइव कर गई। और ज़्यादातर लोग ना अपने देश के थे। थोड़ी बहुत लोगों से मेरी बात हुई, सब लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, वर्क परमिट या वर्क वीज़ा लेकर ही ग्रीस आए हुए हैं या आ जा रहे हैं। इमिग्रेशन क्लियर करने में ही अराउंड 1.5 से 2 घंटे लग गए। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इमिग्रेशन मेरा नंबर आते ही 1 मिनट के अंदर इमिग्रेशन हो गया, लेकिन वहाँ तक पहुँचते ही 1.5 से 2 घंटे लग गए। तो अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ। एयरपोर्ट से एथेंस का सिटी सेंटर अराउंड 40 किलोमीटर दूर है, तो बस भी है, ट्रेन भी है। तो मैं ट्रेन लेने जा रहा हूँ एयरपोर्ट से एथेंस के सिटी सेंटर जाने के लिए। एयरपोर्ट के जस्ट सामने ही ट्रेन का स्टेशन भी है। और आप लोग अभी मानोगे नहीं कि क्या हुआ। मैं इमिग्रेशन में जब खड़ा था ना, मैं फ़ोन में कुछ देख रहा था, काफ़ी सारे लोग अचानक से काफ़ी सारी फ़ोटो खींचने लगे। कोई होगा, मे बी कोई जान पहचान के रिलेटिव होगा, फ़ोटो खींच रहे होंगे, वीडियो ले रहे होंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने ध्यान दिया कि भाई मेरे बगल तो वो खड़े हैं, सैफ अली खान, करीना कपूर और उनके 2 बच्चे। ऑल द इमिग्रेशन पे फ़ोटो वीडियो अलाउ होता नहीं है, तो मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने बस देखा अपने जस्ट बगल से। तो काफ़ी सरप्राइजिंग था ये मेरे लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे सेम एयरलाइन से आए, कोई और एयरलाइन से आए हुए हैं, कि 2-3 एयरलाइन साथ में अराइव हुई है। तो मैं अपना इंडियन बैंक इशूड इंटरनेशनल कार्ड से ना, इनके ट्रेन के टिकट वेंडिंग मशीन में मैं टैप किया, उससे डायरेक्ट पेमेंट हो गया और जा रहा हूँ मैं ट्रेन को बोर्ड करने। अब अलग से मुझे टिकट भी परचेस नहीं करना पड़ा, बस कॉन्टैक्टलेस वीज़ा या मास्टर कार्ड की ज़रूरत है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसमें एक्टिवेट हो। कुछ ऐसी ये ट्रेन है, ट्रेन भी बोल सकते हो, मेट्रो भी बोल सकते हो। ये तो नीचे आते ही बंद हो गई, अगली वाली लेनी पड़ेगी। सो गाइस देखिए, कुछ ऐसी ट्रेन है, ट्रेन आ गई है एयरपोर्ट से सिटी सेंटर ले जाने के लिए। सो गाइस, मैं एथेंस एयरपोर्ट से मेट्रो या ट्रेन लेके पहुंच गया हूँ ग्रीस की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी एथेंस के सिटी सेंटर में। लगभग आधे घंटे लगे ट्रेन से यहाँ तक पहुँचने में। तो आप लोगों का स्वागत है सदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी इन मेनलैंड यूरोप में। ये एथेंस सिटी पूरे मेनलैंड यूरोप का सदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है। ग्रीस की करेंसी है यूरो, जो कि यूरोप में अराउंड 25 कंट्रीज और शेयर करती हैं यूरो को एज ऑफिशियल करेंसी। और प्रेजेंट टाइम पे 1 यूरो चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 110 इंडियन रुपीस। एयरपोर्ट से सिटी जो बस लेके आती थी उसका तो था फेयर 5.5 यूरो, लेकिन जिसमें ट्रेन से आया हूँ इसका फेयर लगा 9 यूरोस, लगभग 1000 इंडियन रुपीस। और मैंने ग्रीस आने से पहले पूरे यूरोप का ई सिम कार्ड ले लिया है, तो मेरे पास 1 महीने का ई सिम कार्ड है। ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में काम करेगा। मैंने 20 GB लिया हुआ है, जो मुझे पड़ा है अराउंड 800 इंडियन रुपीस का। तो आज संडे का दिन है, कुछ जगह ओपन है, कुछ जगह क्लोज़ है। एथेंस तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है अभी तक फ़िलहाल। अभी शाम के अराउंड 4 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ भी रहा है काफ़ी टाइम से। आप लोग सुने भी होंगे
कि यूरोप में अभी हीट वेव चल रही है। तो भाई साहब बहुत गर्मी लग रही है, सही बता रहा हूँ। ऑल्दो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, लेकिन धूप चुभ रही है। डायरेक्ट धूप मेरे ऊपर आ रही है, बहुत तेज़ धूप लग रही है। तो एथेंस सिटी में जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ मैं वॉक करके जा रहा हूँ। ट्रेन स्टेशन से अराउंड 300-400 मीटर ही है। ग्रीस कंट्री का जो टाइम जोन है वो है GMT या UTC +3 इन समर्स एंड +2 इन विंटर्स। तो अभी समर चल रहा है। ग्रीस अभी इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। तो इंडिया और ग्रीस में 2.5 घंटे का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, क्योंकि ग्रीस ना यूरोप के एकदम स्टार्टिंग में ही लोकेटेड है, साउथ ईस्ट या ईस्ट की तरफ। इसलिए इंडिया ग्रीस को बोलता है गेटवे ऑफ यूरोप। अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रीस एक गेटवे है जिसके थ्रू इंडियन प्रोडक्ट यूरोप के अलग अलग पार्ट में इजीली जा सकता है। सो गाइस, जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ पहुँच गया हूँ। प्रॉपर्टी का नाम है बेड बॉक्स एथेंस। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी अगला दिन हो चुका है एक ऐसे देश में जिसने हज़ारों सालों तक अपने हिस्ट्री और कल्चर से पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। अभी सुबह के अराउंड 7:30 बज रहे हैं। मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के कहीं निकला हूँ अभी, तो ज़्यादातर जगह बंद हैं, अभी ओपन हो रही हैं, कुछ जगह क्लीनिंग चल रही हैं, ऐसा कुछ। ग्रीस की कैपिटल एथेंस को पूरे यूरोप की ओल्डेस्ट कैपिटल सिटी कहा जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि ग्रीक में या ग्रीक मैथोलॉजी में बहुत सारे इनके ग्रीक गॉड एंड गॉडेस हुआ करते थे। उनमें से इनकी एक ग्रीक गॉडेस हुआ करती थी जिनका नाम था एथेना। तो उनके नाम पे ही इस सिटी का नाम पड़ा है एथेंस, जो कि ग्रीक गॉडेस थी ऑफ विजडम एंड स्ट्रेटजी। तो यूरोप के इस एंशिएंट सिटी में सूरज की पहली किरण मेरे ऊपर पड़ती हुई। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। ग्रीस पूरे वर्ल्ड के अराउंड 10th मोस्ट विजिटेड कंट्री में आती है। मैं अभी जा रहा हूँ एक्रोपोलिस, जो कि पूरे ग्रीस का मोस्ट विजिटेड प्लेस है, पूरे वर्ल्ड में एक्सट्रीमली पॉपुलर है। आपने कहीं ना कहीं एक्रोपोलिस की फ़ोटो या वीडियो ज़रूर देखी होगी अपने लाइफ टाइम में। सो गाइस, मैं एक्रोपोलिस के एंट्रेंस में पहुंच चुका हूं। ये पहली एंट्री है। सुबह 8 बजे ओपन होता है, सुबह के 8 बज चुके हैं। ऐसा कुछ रश है। दोपहर के पीक टाइम पे और भी ज़्यादा रश हो जाता है। और देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है। ऐसा लग रहा है कि 500 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है सुबह के पहले एंट्रेंस के लिए ही। इतनी लंबी लाइन भाई साहब। इसके पहले दिखाया था दूसरी लाइन थी किसी और चीज़ की। ये देखिए, एकदम पीछे वॉक करके जाना पड़ रहा है भाई साहब। सुबह 8 बजे का एंट्रेंस है। मैं एकदम पीछे आके लग गया और मेरे कुछ सेकंड के अंदर ही मेरे लगने के पीछे और लंबी लाइन हो गई। कब एंट्री होगी, कब पहुंचेंगे, देखो क्या ही होता है। सो गाइस, लगभग 1 घंटे क्यू में खड़े होने के बाद फाइनली मेरी एक्रोपोलिस के अंदर एंट्री हो चुकी है। तो एक्रोपोलिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा एथेंस में आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पर एंट्रेंस करते ही सबसे पहले ये देखिए, ये हिस्टोरिकल प्लेस आ जाता है जिसका नाम है थिएटर ऑफ डियोनिसोस। इस थिएटर को ना पूरे वर्ल्ड का पहला थिएटर कंसिडर किया जाता है और इसको बोला जाता है बर्थ प्लेस ऑफ ड्रामा। ये थिएटर ऑरिजिनेट हुआ था 6th सेंचुरी BC में। लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना ये थिएटर है। ओल्डर देन एनी अदर थिएटर इन द वर्ल्ड। यहाँ से थिएटर और ड्रामा की शुरुआत होती है पूरी दुनिया में, ऐसा कहा जाता है। तो अभी मैं एक्रोपोलिस के अंदर आगे जा रहा हूँ। एक्रोपोलिस का मतलब हुआ हाई सिटी। ये एक माउंटेन पे लोकेटेड है एथेंस सिटी के अंदर, जो कि 156 मीटर हाई है। तो यहाँ से देख सकते हो एथेंस सिटी का काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है मॉर्निंग का। भाई साहब, क्या शानदार नज़ारा है। एम्बियंस भी क्या शानदार है। कितने सारे लोग हैं, हज़ारों लोग सुबह के पहले एंट्रेंस स्लॉट में आए हुए हैं। इसके बहुत सारे गेट्स हैं, मल्टीपल गेट्स। हर गेट्स लोग अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं। देख सकते हो, ऐसा फील हो रहा है कि सेंचुरी पहले के टाइम में पहुंच चुके हैं, एक एंशिएंट सिटी के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब,
इनक्रेडिबल फीलिंग आ रही है अभी तो मुझे यहाँ पर। सो दोस्तों, पूरे एरिया का नाम ही एक्रोपोलिस है और हर मॉन्यूमेंट का अपना अलग नेम है। और ये एक्रोपोलिस ना 5000 साल से भी ज़्यादा समय से इनहेबिटेड है। यहाँ पर लोग 5000 साल से भी ज़्यादा से रहते हुए आए हैं इसमें और इसके आसपास। इस वजह से ना इस जगह को बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकली एंशिएंट प्लेस कहा जाता है। रियल में ये एंशिएंट प्लेस है जो दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, देख सकते हो। तो अभी मैं फाइनली आ चुका हूँ एक्रोपोलिस के अंदर पार्थेनॉन में, जो कि पूरे एक्रोपोलिस के अंदर सबसे फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको सामने दिख रहा है, पार्थेनॉन। जब भी आप ग्रीस के बारे में देखोगे, पढ़ोगे या एथेंस के बारे में, इसकी फ़ोटो ही मैक्सिमम जगह रहती है। ये पूरे प्रेजेंट ग्रीस का, एथेंस का सिंबॉलिक सिंबल है, आप ऐसा बोल सकते हो, पार्थेनॉन। ये स्ट्रक्चर ही सिर्फ लगभग 2500 साल पुराना है। पूरे एथेंस सिटी का ये सिंबल है पार्थेनॉन। क्रिश्चियनिटी के पहले ना एंशिएंट ग्रीक पीपल ग्रीक रिलीजन को फॉलो किया करते थे, जो कि एक पॉलीथियस्टिक रिलीजन हुआ करता था, यानी कि इनके रिलीजन में मल्टीपल गॉड और मल्टीपल गॉडेस हुआ करते थे। बहुत सारे देवी देवता हुआ करते थे अलग अलग चीज़ों के। और एंशिएंट ग्रीक पीपल ना अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग टाइप में अपने सारे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो ये पार्थेनॉन एंशिएंट ग्रीस का रिलीजियस सेंटर हुआ करता था, जो कि डेडिकेटेड है गॉडेस एथेना को, जिनके नाम पे ही इस शहर का नाम पड़ा है एथेंस। ग्रीस को ना बहुत सारे एम्पायर्स ने रूल किया, उसमें से रोमन, बैजेंटाइन और ओटोमन एम्पायर, ये 3 एम्पायर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इस एंशिएंट ग्रीक रिलीजियस स्ट्रक्चर को ना बाजेंटाइन टाइम पे एक क्रिश्चियन चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर ओटोमन एम्पायर के टाइम पे इस रिलीजियस स्ट्रक्चर को एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब आज के टाइम पे वापस फिर से इस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को एक एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट में फिर से वापस स्टैब्लिश कर दिया गया है। पिछले 2 घंटे से भी ज़्यादा समय से मैं यहीं एक्रोपोलिस में हूँ। एक्रोपोलिस काफ़ी ज़्यादा मैसिव है और ऐसा कहा जाता है ग्रीस ही वो ऐसी कंट्री है जहाँ से पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई। ग्रीस गेटवे है पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी के पहुँचने का। और उसके बाद जो ग्रीक ओरिजिनल रिलीजन हुआ करता था, यहाँ का कल्चर हुआ करता था, वो पूरा ख़त्म कर दिया गया या ख़त्म हो गया। आज के टाइम पे पूरी दुनिया में सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन एंड इंडियन कल्चर ही है जो एंशिएंट टाइम से आज भी कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा है और एग्जिस्ट करता है। नहीं तो दुनिया भर में बाकी सारे एंशिएंट सिविलाइजेशन ख़त्म हो गए हैं, रिप्लेस कर दिए गए हैं। थोड़ा बहुत चाइनीज़ सिविलाइजेशन को भी बोला जाता है, चाइनीज़ कल्चर को। एक टाइम पे यहाँ पर वो सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन आज टाइम पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो आप ये जो पार्थेनॉन स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरा मार्बल से बना हुआ है। इस पे हमेशा कुछ ना कुछ रेस्टोरेशन का काम चलता रहता है। और ओरिजिनली ना ये पेंटेड था रेड, ब्लू एंड गोल्ड कलर से। यहाँ पर ओरिजिनल गोल्ड भी लगे हुए थे, लेकिन 2500 साल में पूरा फेड हो गया, इसके सारे कलर निकल गए और ओरिजिनल मार्बल का सिर्फ स्ट्रक्चर ही बचा है। यहाँ पे बहुत सारे गाइड भी हैं और सारे गाइड ये बता रहे हैं कि इस पार्थेनॉन मंदिर के अंदर ना इनकी देवी एथेना की एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर गोल्ड और आइवरी से बनी हुई स्टैचू हुआ करती थी, जो कि मिडिल एजेस में डिस्ट्रॉय हो गई, टूट गई, जिसका एक रिप्रेजेंटेशन भी बनाया गया जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जब से यहाँ पर आया हूँ काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और आज के टाइम पे ना गॉडेस एथेना की एक स्टैचू वियना में ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट के बाहर लोकेटेड है, जो कि सिंबलाइज करती है विजडम, डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट को भी। एक्रोपोलिस के अंदर आने का ना जो ऑफिशियल एंट्रेंस टिकट है वो है 30 यूरो का, लगभग 3300 इंडियन रुपीज़ का। लेकिन एडवांस में ही ऑफिशियल टिकट सोल्ड आउट हो जाता है, या तो आपके मन मुताबिक आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से, बहुत सारी वेबसाइट इनकी टिकट को रीसेल करती हैं, मैंने उससे ख़रीदा था, जो कि मुझे पड़ा है अराउंड 4500 इंडियन रुपीज़ का। अलग से कमीशन भी चार्ज करती है। गेट योर गाइड है, क्लूक है। इसके अंदर आने का ऑन एन एवरेज पर पर्सन 4000 रुपये या 4500 रुपये पे किया है। और अगर आप गाइड के साथ आओगे तब तो भाई 8 से 10 हज़ार रुपये लगेगा आपका एक लोगों का। और एक दिन में इस जगह पे हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग। समझ लो सिर्फ एक जगह से ही ग्रीस
कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सो गाइस, अभी मैं यूरोप के ओल्डेस्ट कैपिटल सिटी एथेंस को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुका हूँ, जो कि मॉडर्न ग्रीस का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर भी है, जिसके मेट्रोपॉलिटन एरिया में इस देश की नियरली हाफ पॉपुलेशन रहती है। पूरे ग्रीस की पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन है, 1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं इस पूरे देश में। और एथेंस मेट्रोपॉलिटन एरिया में नियरली 5 मिलियन, 50 लाख लोग के आसपास रहते हैं। पूरे देश की लगभग आधी पॉपुलेशन इस कैपिटल सिटी में ही रहती है। और ग्रीस को ना ईयरली अपने पॉपुलेशन से भी 3 गुना ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं। लगभग 30 मिलियन, 3 करोड़ लोग ग्रीस को आके विज़िट करते हैं हर साल। तो अभी मैं इस ऐतिहासिक शहर एथेंस के स्ट्रीट पे वॉक कर रहा हूँ। ये देखिए, कुछ ऐसी नैरो यहाँ पे स्ट्रीट है, कुछ मार्केट टाइप की। एथेंस में मेरा पर नाइट रुकने का लग रहा है अराउंड 3000 इंडियन रुपीज़। ऑल्दो यहाँ पे और कम प्राइस और बजट में आप लोगों को यहाँ पे स्टे एकोमोडेशन आपको मिल जाएगा अगर हॉस्टल में रुकते हो तो अभी मैं एथेंस के मोनास्तिराकी स्क्वायर के पास मोनास्तिराकी फ्ली मार्केट में हूँ। यहाँ में तमाम टाइप की शॉप्स है, मोस्टली सोवेनियर्स की शॉप्स है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी टाइप की शॉप्स मिल जाएंगी। बहुत सारी यहाँ पे ज्वेलरी शॉप भी है। ये देखिए, ऐसा कुछ गोल्ड एंड सिल्वर। अभी सुबह के अराउंड 11 बज चुके हैं और गर्मी होना शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ही तेज़ धूप निकल आई, आप लोगों को दिख रहा होगा। सो गाइस, मैं अभी एथेंस की सड़कों पे वॉकिंग कर रहा हूँ और मुझे ये लिटिल कुक कैफ़े दिख गया है। ये देखिए, ऐसा कुछ जो काफ़ी फैंसी कैफ़े है, फेरी टेल थीम्ड कैफ़े। इसकी जो पूरी डेकोरेशन है, पूरी वो अलग अलग सीज़न के बेस पे चेंज होती रहती है। सीजनल फेरी टेल बेस्ड यहाँ पे डेकोरेशन होती रहती है। काफ़ी फैंसी, काफ़ी यूनिक, काफ़ी अलग, काफ़ी आई कैची। इतना सुंदर लग रहा है ये पूरा कैफ़े। पूरी मल्टीपल यहाँ पे लेन्स स्ट्रीट हैं और अलग अलग लेन स्ट्रीट पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये लिटिल कुक कैफ़े है। मैं अभी ब्रेकफास्ट करके निकला हूँ तो कुछ हार पी नहीं रहा हूँ। शायद लंच या डिनर कहीं ना कहीं और करूँगा। लेकिन यार काफ़ी सुंदर है ये, वाओ। अब जब यहाँ पे फ्यूचर में आओगे, इसका पूरा थीम और डिज़ाइन ही चेंज हो चुका रहेगा। तो यहाँ मैं जब से वॉक कर रहा हूँ ना एथेंस में, यहाँ पर मुझे देसी कम्युनिटी के लोग, साउथ एशिया के लोग बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इंडियन नेशनल के बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तानी नेशनल के भी बहुत लोग हैं, बांग्लादेश नेशनल के भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इंडियन है कि बांग्लादेशी हैं। और बहुत सारे लोग मुझे देख भी रहे हैं। 1-2 लोग ने तो हाई भी किया, लेकिन जब वो लोग मुझे कैमरे साथ देख रहे हैं ना, तो वे छुप जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है। मुझे देख के पहचान जा रहे हैं, मेरी वीडियो देखे होंगे या मुझे जानते होंगे, लेकिन मेरे सामने नहीं आ रहे। दूर से मुझे घूम के देख रहे हैं, मुड़ के देख रहे हैं। हो सकता हो लीगल भी हो सकता हो, इलीगल भी हो सकता हो, कैमरे पर नहीं आना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं। मैंने बस कहीं पढ़ा ही था कि एथेंस में बहुत सारे नेबरहुड है, लोकेलिटी है, जहाँ पर साउथ एशिया के लोग बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे रैंडम जल्दी जल्दी मुझे एक ये नेबरहुड दिख गया है, लिखा हुआ है शेर बंगला मिनी मार्केट, बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तानी फूड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखिए, मास्टर इंडिया बाज़ार, हुसैन सुलेमान, शांतो शॉपिंग सेंटर। यहाँ तो बहुत सारी जगह पे बांग्ला लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे सैलून्स भी हैं अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस के नेम से। अनमोल हेयर कटिंग सैलून, ये देखिए। हर 2 कदम पे यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट दिख रहे हैं मुझे, हर 2 कदम पे। और इंडियन भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऑल्दो यहाँ पे उर्दू और बांग्ला लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये देखिए, एशियन हेयर ड्रेसर, ऐसा कुछ, और साथ में उर्दू या अरबिक में लिखा हुआ है कुछ। भाई साहब, ये वैन दिख गया, वैन में लिखा हुआ है ढाका मार्केट। देखिए, अच्छा, ढाका शॉप भी है, ढाका मिनी मार्केट। ये देखिए, ऐसे कुछ ये ग्रॉसरी स्टोर या मिनी मार्केट है। काफ़ी सारे सामान मिल रहे हैं यहाँ पे। VIP देसी फूड, दुकानों के नाम भी काफ़ी यूनिक हैं। पाक इटालियन पिज़्ज़ा एंड कबाब डोनर, ये देखिए, ऐसा कुछ। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंडोर फिश मार्केट है एथेंस में। यहाँ पे हर वैरायटी की फ़िशेस मिल रही है, छोटी भी बड़ी भी। वीडियो थोड़ा फ्लिकर कर रहा है।
इंडोर लाइटिंग होने की वजह से ऐसा कुछ। सो गाइस, अभी मैं एथेंस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट पे वॉक कर रहा हूँ जिसका नाम है एरमो स्ट्रीट ऐसा कुछ। और अभी हीट वेव चल रही है ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में, ग्रीस में भी। और हीट वेव के टाइम में भी कुछ स्ट्रीट तो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन ये स्ट्रीट काफ़ी हैपनिंग है, काफ़ी भरी हुई है वीकडे के टाइम। एरमो स्ट्रीट ऐसी कुछ। आसपास बहुत सारे यहाँ पे इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम हैं। स्ट्रीट के एंड में एक चर्च भी है, देख सकते हो। जिस देश को पूरी दुनिया ग्रीस कहती है, वहाँ के लोग अपने देश को हेलस कहते हैं। और ऑफिशियली ग्रीस का नाम है हेलेनिक रिपब्लिक, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ यूनानी। तभी अपने देश में और हिंदी लैंग्वेज में और भी बहुत सारे लैंग्वेज में इस देश के लोगों को और इस देश को यूनान भी कहा जाता है। ग्रीस एक इंग्लिश नेम है जो कि डिराइव हुआ लेटिन से, जो कि नॉर्मली अदर कंट्री के लोग और टूरिस्ट लोग ही यूज़ करते हैं ये वर्ड। सो गाइस, अभी मैं कुछ ऐसे नेबरहुड में आ गया हूँ एथेंस के, जहाँ पे लाइन से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, ईटिंग प्लेसेस हैं, आइसक्रीम शॉप्स हैं, जेलेटो शॉप्स हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल क्यूजीन्स मिल ही रहे हैं और बहुत सारे ग्रीक ऑथेंटिक क्यूजीन्स की भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। कुछ ट्राई करते हैं। ऑल्दो खाने पीने को तो बहुत कुछ है। इंडियन फूड भी बहुत जगह मिल रहा है, इंटरनेशनल फूड मिल रहा है ऑलमोस्ट सारे कंट्री के, लेकिन कुछ ग्रीक ट्राई करेंगे। लाइन से भाई साहब कितने दूर तक सिर्फ बैठने की ही जगह है और ऊपर वाटर का मिस्ट निकल रहा है। गर्मी में लोगों का बुरा हाल है, तो थोड़ा गर्मी से बचने के लिए जो इंडोर बैठ गए, लेकिन जो बाहर बैठ गए हैं उनके लिए देखो हर रेस्टोरेंट में इस वाटर का मिस्ट निकल रहा है थोड़ी गर्मी से राहत के लिए। देखिए क्या शानदार माहौल है, वाटर मिस्ट वाले फ़ैन लगे हुए हैं सब जगह। ये देखिए ऐसा कुछ। और ज़्यादातर चीज़ें ना ग्रीक में लिखी हुई है, ग्रीक लैंग्वेज में, थोड़े बहुत ही इंग्लिश में है, मैक्सिमम चीज़ ग्रीक में ही लिखा हुआ है। ग्रीस की ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीक है, जिसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड कहा जाता है, जो लगभग 3500 साल से कंटिन्यूसली लिखी और बोली जा रही है। और ग्रीक लैंग्वेज को पूरे यूरोप की ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली स्पोकन लैंग्वेज बोली जाती है। इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो अल्फ़ाबेट्स है, इनकी जो स्क्रिप्ट है, काफ़ी अलग है बाकी सारी लैंग्वेजेस से। आप लोग बहुत सारे वर्ड सुने होंगे और मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, ये सारे ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। इवन हम लोग जो अल्फ़ाबेट शब्द यूज़ करते हैं, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से ही डिराइव हुआ है। अल्फ़ा बीटा को कंबाइन करके अल्फ़ाबेट शब्द बन गया है। तो रेस्टोरेंट में और ज़्यादातर जगहों पे ना सब कुछ ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसको पढ़ पाना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, अदर लैंग्वेज से एकदम अलग। मैं यहाँ पर एक सुपर मार्केट भी गया, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मान लो स्पेनिश में लिखा हो, जर्मन में लिखा हो, फ्रेंच में लिखा हो, एटलीस्ट आप पढ़ लोगे, भले समझ पाओ, या तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, तो मुझे गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ रहा है। अभी मैं मोनास्तिरा की स्क्वायर पे आ गया हूँ। ऐसे यहाँ पे ओपन में फ्रूट बिक रहे हैं, ये देखिए अलग टाइप के एकदम फ्रेश फ्रूट। यहाँ में फ्रूट की क्वालिटी देखा, सुपरमार्केट भी गया, वहाँ मैं फ्रूट और वेजिटेबल देखा, काफ़ी फ्रेश, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छे साइज़ और शेप और कलर के यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के हज़ारों शब्द ना ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुए हैं, जैसे कि बायोलॉजी, ज्योग्राफी, टेलीफोन, फोटोग्राफी, डेमोक्रेसी, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और भी बहुत सारे वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे मेडिकल, साइंटिफिक, मैथमेटिक्स शब्द भी ग्रीक लैंग्वेज से ही आए हैं। बहुत सारे लोग साइकिल से इस शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एथेंस में आप जहाँ भी वॉक करोगे ना, आपको ज़्यादातर जगहों से ना आपको एक्रोपोलिस दिखाई देगा, वो देखिए ऊपर पहाड़ों पे। फिलहाल मैं एक लोकल बहुत ही पॉपुलर ग्रीक रेस्टोरेंट जा रहा हूँ कुछ लोकल ग्रीक फूड को ट्राई करने। ये एक रेस्टोरेंट काफ़ी पॉपुलर है, इनके यहाँ पे 3-4 अलग अलग ब्रांचेस हैं एथेंस में, अलग अलग जगह, जिसका नाम है द ग्रेको प्रोजेक्ट। तो ये है ग्रीक ट्रेडिशनल फूड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कुछ। हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? Good. वेयर कैन आई सिट? Inside or outside? आई थिंक इनसाइड।
ऑल्दो अभी लंच के बाद का टाइम हो चुका है और खाली है, लंच टाइम बहुत भरा हुआ रहता है। सिटिया ओके, थैंक यू। सो गाइज, मैं द ग्रेकोस प्रोजेक्ट रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। इनका कुछ ऐसा ही मेन्यू है, ये देखिए, इसी स्क्वायर की ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लगी हुई है इनके मेन्यू में, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे तो 10 मिनट लग गया डिसाइड करने में ही। अलग अलग टाइप के मीट ऑप्शंस भी हैं, सी फूड भी हैं, चिकन भी है, एग्जॉटिक फूड भी हैं, इनके पास ऑक्टोपस भी हैं और बहुत सारे वेजिटेरियन एंड वीगन ऑप्शंस भी हैं। और इनका जो स्टाफ है ना, लाइक लोकल ग्रीक भी है और मुझे कुछ साउथ एशियन भी इनके स्टाफ दिखे, लाइक बांग्लादेशी और इंडियन भी। तो एक मैंने ग्रीक को बुलाया जो यहाँ के लोकल है, एथेंस से ही हैं, तो उनसे मैंने कुछ डिस्कस किया, फिर कुछ मैंने आइटम ऑर्डर किए हैं। सो गाइस, जो मैंने खाने को मंगाया है वो आ चुका है। देखिए, ऐसे रेस्टोरेंट में और कुछ ऐसा खाना, बहुत कुछ डिस्कस करने के बाद, डिसाइड करने के बाद ही मैं ऑर्डर कर पाया हूँ। इतने सारे ऑप्शन से मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या मंगाऊँ क्या ना मंगाऊँ। देखिए, ग्रीक क्विजीन और ग्रीक फूड पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है। ग्रीक योगर्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, और ग्रीक क्विजीन में एक ही बहुत ही फेमस फूड है जिसका नाम है सोवलाकी। ऐसा कुछ अलग अलग ग्रिल्ड आइटम्स होते हैं, यूजुअली चिकन या पॉर्क, और इसको पीता ब्रेड में रैप करके वेजिटेबल और कुछ सॉस के साथ डिश को बनाते हैं जिसका नाम है सोवलाकी। ऑल्दो ये वेजिटेरियन वर्जन है। इसके अंदर ग्रिल्ड मशरूम है, चीज़ है, योगर्ट सॉस है और अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स है, और ग्रिल्ड बैगन भी है, ग्रिल्ड ब्रिंजल या एग प्लांट। इसको तो मैं मंगा नहीं रहा था, लेकिन जो मेरा ऑर्डर लेने आए थे लोकल ग्रीक थे, बहुत रिकमेंड किया, आप ज़रूर से ट्राई करिए। ये है फ्राइड फेटा चीज़ विथ हनी एंड सेसमी, यानी वाइट तिल के साथ। एक तरीके का ग्रीस का ये आइकॉनिक डिश है फेटा चीज़, जिसका ओरिजिन ग्रीस ही है। फेटा चीज़ ना नॉर्मली काऊ मिल्क से नहीं बनता है, इसको शीप मिल्क या गोट मिल्क से बनाते हैं। सॉफ्ट होता है और काफ़ी सॉल्टी होता है, तो इसको फ्राई किया गया है फेटा चीज़ को, उसके ऊपर शहद डाल दिया है और ये वाइट तिल को छिड़क दिया गया है, ऐसा कुछ। इसके अलावा 2 बड़े डिश थे जिसको मैं मंगा नहीं सकता था, नहीं तो खा ही नहीं पाता। इन्होंने उसको थोड़ा सा ट्राई करने के लिए दे दिया है। बैगन का पेस्ट है, ये सैलड है, और ये कुछ योगर्ट और चीज़ को मिला के सैलड या डिप बनाया गया। सोवलाकी तो यार काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यमी है। क्रिस्पी फ्राइड फेटा चीज़, ऊपर की लेयर पूरी गोल्डन ब्राउन है और अंदर पूरा वाइट फेटा चीज़, ऐसा कुछ। ये देखिए, अब दिख रहा होगा यहाँ की सिग्नेचर डिश। इस ग्रीक डिश का टेस्ट तो नेक्स्ट लेवल है, मैं क्या बताऊँ। काफ़ी टेस्टी फ्राइड चीज़, काफ़ी सॉल्टी है, ऊपर हनी डालने के बाद अलग ही ट्विस्ट आ जा रहा है इसके टेस्ट में। तो अभी यहाँ जो मैंने ग्रीक फूड खाया उसका बिल आया 14.8, यानी कि 15 यूरो, 1650 इंडियन रुपीज़ इतने खाने का। पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यूरोप के ज़्यादातर पार्ट्स की तरह या ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ की तरह टैप वाटर यहाँ पे पोर्टेबल है, यानी टैप वाटर आप पी सकते हो। तो जहाँ मैं रुका हूँ सब लोग टैप वाटर ही पी रहे थे, मैं भी टैप वाटर ही यहाँ पर पी रहा हूँ। उन लोगों ने मुझको बताया आप यहाँ रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो यूजुअली जो वाटर लेके आएंगे वो बॉटल्ड या मिनरल वाटर लेके आएंगे, जिसका कॉस्ट होगा 2, 3 या 4, कहीं कहीं पर 5 यूरो भी एक्स्ट्रा, डिपेंडिंग ऑन द रेस्टोरेंट। लेकिन आप उनको बोल दोगे टैप वाटर ले आओ तो टैप वाटर ले आएंगे। यहाँ के लोकल्स पीते हैं, कोई इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे टैप वाटर ही मंगा लिया था, उसका प्राइस इसमें नहीं जुड़ा है, नहीं तो अगर मैं वाटर मंगाता तो बिल आ जाता 2000 रुपये के आसपास। सो गाइस, अगर आप लोग सोच रहे होगे कि रेस्टोरेंट का बिल 15 यूरो या 1650 इंडियन रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा आया है, तो ग्रीस की जो जीडीपी या इकॉनमी पर कैपिटा है ना, इंडिया से 10 गुना ज़्यादा है इन नॉमिनल। और अगर परचेसिंग पावर पैरिटी की भी बात कर ले, चीज़ों के प्राइस को बराबर करके भी, तब भी 4 गुना ज़्यादा है। उस हिसाब से उस रेस्टोरेंट में खाने का बिल इंडिया के अकॉर्डिंग सिर्फ 400 रुपये आया है। नॉमिनल में देख ले तो सिर्फ 160 रुपये आया है ग्रीस की अर्निंग के हिसाब से। यहाँ पर ना जो साउथ एशिया की जो कम्युनिटी है, जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हुए तो मुझे बहुत ही कम दिखे। यूजुअली कोई रैंडम नेबरहुड में उनकी शॉप है, उसके अलावा कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। मुझे तो बहुत सारे रोड पे साफ़ सफाई करते हुए भी दिखे, सामान को ले जाते आ जाते हुए भी दिखे, क्योंकि उन लोग यहाँ पर ना इंडिया से 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना या 10 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं, इसलिए उन लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं।
इंडिया में अगर मान लो ये सब काम करके लोग महीने कमा रहे हैं 30,000 रुपये, तो वही काम करके लोग यहाँ पे कमा रहे होंगे 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना। हो सकता है और अच्छे लेवल पे 4 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग। तो गाइस अभी मैं एथेंस के प्लाका नेबरहुड में आया हुआ हूँ। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नेबरहुड है ये, क्योंकि ये पूरे एथेंस सिटी का ना ओल्डेस्ट नेबरहुड है, सबसे पुराना एरिया है पूरे एथेंस सिटी का। ये लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पे पतली पतली नैरो स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारी सोवेनियर्स की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, सब कुछ। इस नेबरहुड को ना प्लाका को एथेंस का वन ऑफ द नाइसेस्ट नेबरहुड बोला जाता है। ग्रीस को कंसिडर किया जाता है क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न कल्चर। जिस देश को बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, मेजर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, थिएटर और इवन ओलंपिक गेम्स एंड मैराथन भी कहा जाता है। ऑल्दो पूरी दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, लेकिन पूरी दुनिया में जिस देश से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई वो देश ग्रीस है। ग्रीस में कई सेंचुरीज से अपने लोगों को आज़ादी मिली अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने गवर्नमेंट को चुनने की, और यहीं पर दुनिया का पहला ओलंपिक गेम्स भी हुआ, दुनिया का पहला मैराथन भी यही हुआ। ऑल्दो पूरी दुनिया में मॉडर्न ओलंपिक गेम की शुरुआत 1896 से हुई, लगभग आज से 130 साल पहले से, लेकिन ग्रीस में लगभग 2000-2500 साल से इन लोगों का ओलंपिक गेम्स होता हुआ आया है, लाइक एडी से भी पहले, बीसी से। तो ग्रीस में ओरिजिनल ओलंपिक स्टेडियम भी है जहां दुनिया का पहला मॉडर्न ओलंपिक्स हुआ था। अभी मैं एथेंस के मेन एरमू स्ट्रीट पे आया हुआ हूँ। अभी रात के 9 बजने वाले हैं। फिलहाल कुछ ऐसे नज़ारे हैं, काफ़ी हैपनिंग हो गई है। अभी भी पूरी रोशनी है, रात के 9 बजे भी। सनसेट यहाँ पे 9 बजे के बाद होता है। हर तरफ रोशनी है, ऊपर तो अभी भी सनलाइट दिख रही है। सो गाइस, ये सारी जगह मैं दिन के टाइम भी आया था, लेकिन क्योंकि अभी यूरोप में हीट वेव चल रही है उस वजह से दिन के टाइम थोड़ी चहल पहल कम रहती है। इनफैक्ट अभी रिसेंट इटली का रिकॉर्डेड टेम्परेचर को हटा दें, पूरे यूरोप का हॉटेस्ट टेम्परेचर एथेंस में रिकॉर्ड किया गया था ईयर 1977 में, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कई डिकेड्स तक हॉटेस्ट था पूरे यूरोप का। लेकिन अभी रिसेंट इटली में 48.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ये असर है हीट वेव का। यहाँ का हीट ना, जैसे इंडिया में अगर 40-45 डिग्री है और यहाँ पे अगर 45-45 डिग्री है, तो यहाँ पे हीट कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है। लेकिन शायद ठंड में उल्टा हो सकता है। मुझे आज भी याद है 2020 में, आज से 6 साल पहले मैं जॉर्डन में था। मुझे एक फ्रेंच लेडी मिली, वो फ्रांस में शायद पेरिस से कोई सिटी से थी। बोली हमारे पेरिस में तो 0 डिग्री होना विंटर के टाइम आम बात है। मैं एक बार इंडिया गई विंटर्स के टाइम पे, और टेम्परेचर लाइक 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था, 0 भी नहीं था। लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं सह भी नहीं पा रही थी वहाँ की ठंड, दिल्ली की ठंड। फ्रांस की मैं 0 डिग्री सह लेती हूँ, लेकिन वहाँ की ठंड नहीं सह पा रही थी। लेकिन गर्मी में यहाँ पर उल्टा होता है, टेम्परेचर कम होने पे भी 35-45 डिग्री होने पर भी एक्सट्रीम लेवल की गर्मी यहाँ पर महसूस होती है। तो भाई साहब, अभी तो पूरे शहर में आप कहीं पर भी आप चले जाओ, सनसेट के पहले, सनसेट के टाइम, सनसेट के बाद, ऐसा लग रहा है कि पूरे शहर में मेला लगा हुआ है। पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से इस शहर को लोग देखने आते हैं, घूमने आते हैं। वैसे तो हमारी इंडिया में भी हिस्टोरिकल प्लेसेस की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ के एक्रोपोलिस से भी अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल जगह हमारे इंडिया में मौजूद है आज भी, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को कोई होश ही नहीं है। थोड़े बहुत कुछ इंडिया के लोग ही जानते हैं और बहुत ही कम देश दुनिया के लोग। नहीं तो दुनिया के लोग हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, दुनिया के लोग जानते ही नहीं है, किसी को अवेयरनेस ही नहीं है। सिर्फ एक्रोपोलिस से ही समझ लो, सिर्फ एक मॉन्यूमेंट से ही, कि बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट हो, मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ यूरो ये देश कमा रहा होगा। और हमारे देश में ऐसी सारी चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन किसी को उसकी अहमियत ही नहीं है। ना गवर्नमेंट ने उस लेवल पे कभी प्रमोट किया, दुनिया जानती ही नहीं है। 100 से भी ज़्यादा देशों को घूम के मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि हमारे देश में टूरिज़्म का इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कभी हेलो लेकिन कभी हम लोग वो चीज़ यूटिलाइज ही नहीं कर पाए हैं।
पूरी दुनिया में इतने छोटे छोटे देश हैं जिनके शायद कुछ भी ना हो हमारे देश के कंपैरेटिव, लेकिन टूरिस्ट भरे हुए हैं इंडिया से भी 5-10 गुना ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे सॉर्टेड आउट है, कंट्री प्रमोट कर रही है, अच्छा खासा टूरिस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग है, जगह एकदम साफ़ सुथरी है। काफ़ी दुख होता है ये सब चीज़ देख के समझ के। हमारे देश में ना जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी गवर्नमेंट हैं, चाहे रीजनल चाहे नेशनल हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, किसी को भी हमारे देश की कोई भी फिक्र नहीं है, ना हमारे देश की ना हमारे देश के लोगों की। किसी को कोई परवाह नहीं है, उनको सिर्फ परवाह है तो अपने पार्टी की, अपने नेताओं की। किसी को कोई भी लेना देना नहीं है हमारा देश अच्छा हो खराब हो कैसा हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सब एक ही जैसी हैं। हमारे देश में 100 में से सिर्फ एक ही सच्चे, ईमानदार और सही में काम करने वाले नेता होंगे, बाकी 99% का यही हाल है। पर्सनल डेवलपमेंट के अलावा किसी को कोई भी लेना देना नहीं, दूर दूर तक। भारत और ग्रीस के रिलेशन दुनिया के सबसे पुराने और लगातार दर्ज किए गए इंटरनेशनल रिलेशंस में से एक है, जिसका इतिहास लगभग 2500 से 3000 साल पुराना है। एंशियंट ग्रीक्स भारत के बारे में अलेक्जेंडर से भी पहले से जानते थे। अलेक्जेंडर भी ग्रीस से ही था, जिसको दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। ग्रीक राइटर्स 5th सेंचुरी BC में ही अपनी किताबों में इंडिया के बारे में लिख दिए थे। एज अ वेल्दी लैंड फेमस फॉर गोल्ड, सिल्वर, स्पाइसेस, कॉटन एंड एग्जॉटिक एनिमल्स। आज से लगभग 2300 साल पहले ईयर 300 BC के अराउंड एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनेस हुआ करते थे। उन्होंने इंडिका नाम की एक बहुत ही पॉपुलर बुक लिखी थी, जिसको भारत का सबसे प्राचीन और विस्तार से लिखा गया विदेशी वर्णन माना जाता है। ग्रीक्स ना एंशियंट इंडियंस को इंडोई या इंडोस कहा करते थे, यानी कि पीपल ऑफ इंडस रिवर, जो कि उनके अकॉर्डिंग एक ऐसा लैंड था ईस्ट ऑफ पर्शिया, जो कि प्रेजेंट डे है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड मे बी नेपाल। तो अपने देश भारत का नाम, जिसे दुनिया इंडिया नाम से जानती है, ये नाम ग्रीक्स ने ही भारत को दिया थ्रू सिंधु एंड हिंदू वर्ड। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमारे देश का प्राचीन नाम तो भारत है, लेकिन जो इंडिया है वो इस देश ने ही दिया। आज के टाइम पे भारत और ग्रीस के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो आई होप आप लोगों को ग्रीस का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा। चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आप लोगों को बहुत जल्दी ग्रीस के एक अगले वीडियो में एक नई जगह से। चलिए बाय बाय।